तो जब से वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार हुई और जापान के ऊपर 2 बम गिराए गए हैं, तो तब से जापान ने पैसिफिज्म की पॉलिसी अपनाई है। यानी कि जापान जितने भी अब डिस्प्यूट है उसके लिए अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो डिप्लोमेटिक तरीका और जो डायलॉग है उसके ज़रिए ही अपने जितने भी डिस्प्यूट है वो सब सुलझाएगा। यानी कि उसने शांति की राह पकड़ ली थी। और आपने भी ये गौर किया होगा कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना ही कोई एग्रेशन दिखाया और ना ही किसी के साथ युद्ध में शामिल हुआ। यानी कि युद्ध लड़ा ही नहीं उसने 1945 से। लेकिन अब ये पूरी जो पैसिफिज्म की जो पॉलिसी है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो जापान ने 320 बिलियन का एक ह्यूज बजट ऐसा अनाउंस किया है। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जापान की जो डिफेंसिव अप्रोच है अभी अब ये बदलकर ऑफेंसिव हो जाएगी। यानी कि पहले जो है वो काउंटर स्ट्राइक की कैपेसिटी नहीं थी जापान के पास, लेकिन अब वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी और अपने आप को जापान इतना पावरफुल बनाएगा कि चाइना तक अपनी मिसाइल को छोड़ सके। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, पैसिफिस्ट जापान अनवील्स हिस्टोरिक 320 बिलियन मिलिट्री बिल्डअप अमिड राइजिंग रीजनल टेंशन। 16 दिसंबर का ये आर्टिकल, यानी कि जो पैसिफिस्ट जापान है उसने यहाँ पर नया मिलिट्री बिल्डअप प्लान को अनवील किया जिसकी कीमत 320 बिलियन यूएस डॉलर होगी। 16 दिसंबर का ये आर्टिकल है द हिंदू का, और इसी के साथ ही ये रियूटर में भी आया है 17 दिसंबर में। पैसिफिस्ट जापान अनवील बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप सिंस वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप किया है जापान ने। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जापान जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। जापान की शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और भारत में जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन बनेगी, जो बन रही है, वो भी जापान की टेक्नोलॉजी की मदद से बन रही है। और जापान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और इसकी जो इकोनॉमी है वो भी भारत से भी बड़ी है। और अमेरिका चाइना के बाद तीसरे स्थान पर जापान का ही नंबर आता है इकोनॉमी के मामले में। जापान एक आर्थिक शक्ति तो है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कभी भी एक सैन्य शक्ति नहीं बन पाई। यानी कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की मिलिट्री पावर लगभग खत्म हो गई थी और जापान ने पैसिफिज्म का रास्ता चुना। यानी कि जापान अब कभी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं रखेगा और जो भी डिस्प्यूट है जापान के उसको डायलॉग और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाए जाएंगे। यानी कि जापान सिर्फ और सिर्फ शांति की राह पर चलेगा और किसी से कोई वॉर नहीं करेगा। तो ये जापान की स्ट्रेटजी बन गई। लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी मिलिट्री कैपेसिटी तो थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए थी, ना कि ऑफेंसिव पर्पस के लिए। लेकिन अब जापान ये पॉलिसी को पूरी तरह से बदलने वाला है और जापान फिर से एक मिलिट्री पावर बनना चाहता है। और इतना ही नहीं, इसके लिए जापान ने 320 बिलियन यूएस डॉलर के प्लान को अनवील किया है, जिससे जापान ऐसी और इतनी सादा मिसाइलें खरीदेगा जिससे वो चाइना को टारगेट कर सके। और अगर युद्ध होता है तो वो युद्ध के लिए जापान के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में वेपन्स भी अवेलेबल हो जापान के पास। और इतने बड़े बजट से जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो इतना पैसा अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और मिलिट्री के लिए करेगा। इससे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना ही है। यानी कि बजट के मामले में अब तीसरा सबसे बड़ा देश जापान बन जाएगा अमेरिका और चाइना के बाद। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत का जो एनुअल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 60 से लेकर 65 बिलियन डॉलर, और जापान का जो अब प्लान निकलकर सामने आया है वो भारत से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। वैसे देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, यानी कि नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो तब जापान ने बिना किसी शर्त के साथ सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने। और उस समय जापान के पास कोई संविधान भी नहीं था, यानी कि वहाँ पर इंपीरियलिज्म और जो मोनार्की थी वही चलती थी। तो तब जापान के संविधान को अमेरिका ने बनाया था, यानी कि जापान हार गया और जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। तो तब उस समय जापान के पास कोई संविधान नहीं था, तो तब अमेरिका ने जापान की मदद की थी और सामने आया था, और तब अमेरिका ने जापान का संविधान बनाया था। और उस संविधान में जापान की मिलिट्री को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। लेकिन डिफेंस पर्पस के लिए आप अपनी जीडीपी का थोड़ा बहुत हिस्सा 1% से भी कम आप अपनी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में कर सकते हो। और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे वो सब जापान अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता उन सब में। ये सब सुलझाने के लिए जापान को सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना होगा। ये बातें खुद जापान के संविधान में लिखी हुई है। लेकिन देखा जाए तो जापान ने भी अपनी मिलिट्री का बजट साल दर साल बढ़ाया ही है, लेकिन वो 1% से नीचे ही था, 1% से कभी आगे नहीं गया। और ये जो जापान का जो बजट है वो नेटो के स्टैंडर्ड 2% से भी बहुत कम है। हालांकि देखा जाए तो ये जापान सिर्फ अपने सेल्फ
डिफेंस के लिए ही खर्चा कर रहा था, लेकिन अब जापान ने जो प्लान इंट्रोड्यूस किया है वो सेल्फ डिफेंस के अलावा काउंटर स्ट्राइक के लिए भी है। यानी कि पहले जापान सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही थोड़ा पैसा खर्चा करता था, लेकिन अब जापान दूसरे देशों पर हमला के लिए भी खर्चा करेगा पैसा। और इतना ही नहीं, जापान की जनता भी सरकार के इस फैसले के फेवर में है, यानी कि जापान के लोग इस प्लान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है और जापान अपनी 70-75 साल पुरानी पैसिफिज्म की पॉलिसी को क्यों छोड़ रहा है। तो देखिए, जापान की लोकेशन ऐसी जगह है जहां पर तीन न्यूक्लियर पावर है, जैसे कि रूस, चाइना और उत्तर कोरिया। रूस के साथ तो जापान का काफ़ी पुराना विवाद भी है जो कुरिल आइलैंड्स को लेकर है, और देखा जाए तो रशिया के साथ आज तक भी वर्ल्ड वॉर के बाद से दोनों देशों के बीच कोई पीस ट्रीटी साइन ही नहीं हुई। यानी कि रशिया और जापान दोनों टेक्निकली अभी भी वॉर में है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, तो टेक्निकली दोनों देश अभी भी वॉर में हैं। और लेकिन अगर बात करें कुरिल आइलैंड की, तो जापान कहता है कि ये मेरा है, तो रूस कहता है ये मेरा है। और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो उससे भी यहाँ पर जापान को ये डर है कि कहीं कुरिल आइलैंड के लिए रूस जापान पर हमला ना कर दे। और इतना ही नहीं, जापान में और ज़्यादा डर बैठ गया है, क्योंकि देखा जाए तो रूस ने यहाँ पर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और कई मिसाइलें कुरिल आइलैंड पर तैनात कर दी है, जैसे कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी वहाँ पर तैनात कर दी है। और इससे जापान में हमले की टेंशन बढ़ गई है, तो इसी वजह से जापान अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाना चाहता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जापान के लिए चाइना भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और जापान खुद ये मानता है कि चाइना जापान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया से भी जापान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जितनी नफरत नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से करता है, उससे ज़्यादा तो वो जापान से ही करता है। और अभी तो उसने एक मिसाइल जापान के ऊपर से ही गुजार दिया। आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल, नॉर्थ कोरिया कीप्स अप मिसाइल बैराज लॉन्चेस एटलीस्ट 1 ओवर जापान, 3 नवंबर का ये आर्टिकल, यानी कि 1.5 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से ही एक मिसाइल गुजार दी, जिससे जापान का तो खलबली मची गई वहाँ पर, और इसका तो टेंशन में आना तो लाजिमी था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जापान ये सोचने को मजबूर हो गया कि तीन न्यूक्लियर पावर वाले देशों से किस तरह से जापान को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे में जापान कभी ना कभी तो ऐसा स्टेप जरूर लेता, तो अब उसने ये स्टेप ले लिया है, और अब जापान आने वाले समय में शायद पूर्वी एशिया की एक शक्तिशाली मिलिट्री बना दे। और इतने नहीं, जापान ने तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का प्लान भी बनाया है, यानी कि जापान को कभी कहीं से भी खतरा होगा तो वो अपने ऊपर होने वाले हमले से पहले ही उस पर अटैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा। आप देख सकते हैं इसी एक दिन में साउथ कोरिया ने भी जापान के आइलैंड को लेकर प्रोटेस्ट भी किया है। चाइना ने तो जापान के पास अपनी नेवी शिप ही भेज दी, आप देख सकते हैं इसी आर्टिकल में सामने। तो देख सकते हैं कि अभी जापान सिक्योरिटी के मामले में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इतना ज़्यादा पैसा जापान खर्च करेगा तो इन पैसों का इंतज़ाम भी कहीं ना कहीं से तो किया ही जाएगा, और इसके लिए जापान की सरकार टैक्स को बढ़ाएगी, और उन टैक्स के पैसों को ही डिफेंस में खर्च किया जाएगा। वैसे जापान की इन डेवलपमेंट से उसका दोस्त अमेरिका भी खुश होगा, क्योंकि इससे अमेरिका पर जापान को प्रोटेक्ट करने का जो बोझ है ना वो कम होगा, और इससे अमेरिकी कंपनियां भी ज़्यादा फायदा उठाएगी। लेकिन जापान के इस फैसले से रूस, चाइना और उत्तर कोरिया तीनों नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जापान को इसकी इतनी चिंता नहीं है कि हो जाए नाराज़। और इतना ही नहीं, जापान इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो इससे जापान की जो कंपनियां है उसको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, जैसे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ यानी कि MHI। ये कंपनी जापान के लिए 3 लॉन्ग रेंज की मिसाइल को डेवलप करेगी, और इसके अलावा इस कंपनी ने UK और इटली की कंपनियों के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया है। यानी कि अब जापान के पास खुद की मिसाइलें और फाइटर जेट होंगे, जो जापान ब्रिटेन और इटली की मदद से बनाएगा। और इसके अलावा विदेशी कंपनियां भी जापान के प्लान का फ़ायदा उठाएगी, और इसके लिए जापान ने कहा है कि उसे वॉरशिप से लॉन्च होने वाली अमेरिका की बनी टॉम हॉक मिसाइल चाहिए, जिसे अमेरिका की कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज बनाती है। और इसके अलावा जापान बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है। जापान को अटैक करने वाले और जासूसी करने वाले ड्रोन भी चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे एडवांस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वॉरशिप और हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए। यानी कि लगभग सभी मिलिट्री से जुड़ी हुई चीज़ें जापान को आने वाले समय में चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, यानी क्या जापान वाकई में 1945 से पहले की एक सुपर पावर बनेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।